हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स की हमारी जो ये सीरीज है, इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस आज हमें कंटिन्यू करना है। राइट। आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जैसे कि मेक श्योर कि आप मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस को जरूर अटेंड करें। अगर आप यूट्यूब पर सिंपली सर्च करते हैं विशाल चौहान ज्योग्राफी, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अनअकैडमी की। क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, वर्ल्ड मैपिंग एंड इंडियन ज्योग्राफी की। सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस को अटेंड जरूर करें। उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी स्पेशल क्लासेस में जरूर जुड़े। प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप इंडियन पॉलिटी स्टडी कर सकेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिइवल इंडियन हिस्ट्री, आप सभी स्टडी कर सकेंगे प्री प्लस मेंस लेवल की। राइट, मेंस लेवल तक अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इंक्लूडिंग इंडियन पॉलिटी, तो आप प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़े। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा VCUPSC। ऑलराइट। इन सभी सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स आपको कहां से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSE से। और अगर आप फॉलो करते हैं हमें कम्युनिटी पर, तो वहां पर भी आपको लिंक्स अवेलेबल होंगे। राइट। आप हैं अनअकैडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आपको जीएस की प्रिपरेशन प्रोवाइड करती हैं। 1 साल या उससे ऊपर के कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेटली सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो वहां पर भी 1 साल या उससे ऊपर के कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। मेक श्योर दैट यूज माई कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ अनरोल्ड। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। 15 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। 27 मार्च को रहेगा ये अनअकैडमी का सिविल सर्विस चैंपियनशिप। एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा। मेक श्योर दैट यूज माई कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ अनरोल्ड। राइट। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी CSE 2021। सो 2021 के यूपीएससी CSE का जो अभी रिजल्ट आया है, उसमें अगर आपका नाम है, मतलब आप अगर एनलिस्ट किए गए इंटरव्यू के लिए, सो आप जो है वो एक फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेन किया जाएगा एक्सपर्ट्स द्वारा। DAF का एनालिसिस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पायरेंट्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, मॉक इंटरव्यू विद एक्सपीरियंस पैनल, प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। राइट। एक्सपीरियंस पैनल रहेगा मेंटर्स का, जिसमें ये सभी जो है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्संस जो हैं वो आपको इंटरव्यू की थरो जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। राइट। मोस्ट ऑफ दीज एक्सपीरियंस्ड जो मेंटर्स हैं, ये IAS, रिटायर्ड IAS होंगे, या अभी करंटली जो है वो कहीं ना कहीं सर्व कर रहे होंगे इंडियन गवर्नमेंट में। सो मेक श्योर कि आप जरूर जुड़े। राइट। मॉक इंटरव्यू स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। हरी अप, सो रजिस्टर आज ही करें। राइट। उसके अलावा प्रीलिम्स एंड CSET टेस्ट सीरीज जो है वो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 3149 रुपीज में 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 4409 रुपीज में 12 मंथ्स की। फॉर टारगेटिंग 2022 एंड 2023 प्रीलिम्स, 50K से ज्यादा एनरोलमेंट्स अभी हो चुके हैं एंड 4.5 की रेटिंग जो है वो स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड करी है। दीज आर स्टूडेंट रेटिंग्स। सो बहुत बेहतरीन जो है वो रिस्पॉन्स हमें मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से हमारी इस टेस्ट सीरीज पर। राइट। उसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं, तो आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं, आपके मेंस के आंसर्स पर रेगुलर आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाए, स्टडी प्लानर आपको दिया जाए, ओपन हाउस ज्वाइन करने का मौका मिले एजुकेटर्स के साथ, सो गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। राइट। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, जिसमें 0% इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 2 ही घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर रहता है रीपेमेंट का। ऑलराइट। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नए बैचेस आप ज्वाइन करें। 23 मार्च से नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। मिशन 1 ईयर बैच कोर्स फॉर GS फॉर यूपीएससी CSE 2023। राइट। उसके अलावा एक्सपीडिशन 1 ईयर बैच कोर्स फॉर GS फॉर यूपीएससी CSE 2023। इंग्लिश और बाइलिंगुअल में ये कोर्सेज जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। और एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन जो है वो रेटिंग्स हमें प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स ने ही। बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स की बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग मिली है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग्स हमें मिली है। 50K से ज्यादा एनरोलमेंट्स हुई हैं।
राइट, टेस्ट सीरीज में। उसके अलावा प्रिंटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। 20K प्लस जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता है प्रैक्टिस सेशन में। MCQ बेस्ड क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और 1-on-1 लाइव मेंटरशिप आपको दी जा रही है अनअकैडमी के साथ। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। एंड अनअकैडमी स्टोर जो है वो अब ओपन है दिल्ली में, 30 पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर, 121 न्यू दिल्ली। सो जिसमें आपको लाइव स्ट्रेटेजी एंड मेंटरशिप सेशंस जो हैं वो दिए जाते हैं। राइट, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी टू फास्ट ट्रैक योर प्रिपरेशन। सो बहुत बेहतरीन जो है वो आपको ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। मेक श्योर दैट यू चेक आउट अनअकैडमी स्टोर। राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। करंट अफेयर्स में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बट मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि क्या आपको बेनिफिट है हमारी इस पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज का। ठीक है, तो बेनिफिट बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बताया। मेरी पढ़ाने की टेक्निक आप जानते ही हैं, इंटीग्रेटिव स्टडीज, जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए मैं आपको जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैं प्रीलिम्स के लिए आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता हूं। And for mains, we create a thorough analysis of these facts and concepts. And interview के लिए हम current affairs जो है वो prepare कर रहे हैं. But these current affairs will also serve you for prelims as well as mains में आपको अगर जब आंसर में पॉइंट लिखना होता है करंट अफेयर बेस्ड पॉइंट, तो मेंस में भी जो है वो हर एक आंसर में मोस्टली GS2 के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह ही आपके लिए काम करेगा। सो मेक श्योर कि आप मेरी इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, जिसमें मैं आपको डिटेल में ये इंटीग्रेटिव स्टडीज जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज हमें इनर लाइन परमिट टॉपिक के साथ जो है वो शुरू करना है। ठीक है, सो देखते हैं इनर लाइन परमिट क्या है। Recently, the Union Minister has highlighted the importance of inner line permit system in Manipur while inaugurating several development projects in Manipur. ठीक है, so what we have to study here is we have to understand what is inner line permit and what are these new developmental projects that are started in Manipur. ठीक है, और मणिपुर से क्या लेना देना है इनर लाइन परमिट का। सो एज द नेम सजेस्ट, इनर लाइन परमिट, सो एक लाइन है राइट, जिसके इनर रीजन, जिसका इनर रीजन जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। राइट, सो इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने के लिए क्या चाहिए, परमिट चाहिए। ठीक है, परमिट इज रिक्वायर्ड टू एंटर, ठीक है, इन दिस रिस्ट्रिक्टेड एरिया, दैट इज नोन एज इनर लाइन परमिट। सो मणिपुर वाज इंक्लूडेड, राइट, मणिपुर को इंक्लूड किया गया ILP के अंडर। दैट मींस अब मणिपुर में एंटर करने के लिए भी इंडियन सिटीजन्स को क्या रिक्वायर्ड है, ILP। बट वी विल गो इनटू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ILP आल्सो, बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are these developmental projects? So it includes Thoubal multi-purpose project, Thoubal Dam, right, integrated command and control center at Imphal. So these are the developmental projects that were inaugurated. Thoubal multi-purpose project जो है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1980 का जो प्लानिंग कमीशन है उसने प्रोजेक्ट जो है वो सामने रखा था, कंसिडर किया था कि ये प्रोजेक्ट हमें शुरू करना है, बट अप टिल 2004 कुछ नहीं हुआ। 2004 में जाकर जो है वो एक पॉलिसीज जो है वो क्रिएट होनी शुरू हुई। राइट, 2004 में नथिंग हैपेंड, स्कीम बनाई गई, बट वो स्कीम भी डॉर्मेंट रही अगले 10 साल, एंड 2014 तक जो है वो कोई इस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। बट आफ्टर 2014 जो नई गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू करती है अब। राइट, कहां पर लोकेटेड है, थौबाल रिवर पर लोकेटेड है। तो थौबाल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी टू मणिपुर रिवर, राइट, एंड इट विल इरिगेट 35,104 हेक्टेयर। सो इट इज अ मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, सो इट विल नॉट जस्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट अदर पर्पसेस को भी फुलफिल करेगा, जैसे कि इरिगेशन। ठीक है, ILP वॉज अ लॉन्ग स्टैंड। अब ILP क्या है, सो दीज आर, ये तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात हो गई, बट ILP क्या है, तो ILP की डिमांड जो है ना वो मणिपुर के लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। मणिपुर के लोग कह रहे थे कि यार मणिपुर को भी जो है ना वो ILP के अंडर लेकर आया जाए, ताकि इंडियन सिटीजन जो है वो फ्रीली मूव जो है वो ना कर सके मणिपुर में। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, बट विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। राइट, आई विल गिव यू अ हिंट दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ योर्स। राइट, सो मेंशन दैट इन द कमेंट्स। बट देयर आर सर्टेन रीजन्स दैट आर अंडर प्रोटेक्टेड एरिया, जहां पर आपको जाने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए होता है। तो इंडियन सिटीजन को
ऐसे रीजन में एंटर करने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए, दैट इज इनर लाइन परमिट, एंड मणिपुर वाज इंक्लूडेड इन दैट। पहले मणिपुर जो है वो आईएलपी के अंडर नहीं था, बट मणिपुर को ऐड किया गया। मणिपुर के लोग बट बार बार जो है वो डिमांड करते थे कि हमारे रीजन को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाए और आईएलपी रिक्वायर्ड हो सिटीजन्स को मूव करने के लिए, राइट। सो दैट मीन्स अगर आप मणिपुर जाना चाहते हैं अब, तो आपको आईएलपी चाहिए होगा, राइट, इनर लाइन परमिट चाहिए, और एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही आपको जो है वो एंटर करने दिया जाएगा, राइट, ऑफ मणिपुर, एंड डिनाइंग इट वुड हैव बीन इनजस्टिस टू द इंडिजिनस पीपल, ठीक है। हेंस मणिपुर, तो मणिपुर नॉट, एक तो हो गया मणिपुर राज्य हमारा पूरा, और दूसरा दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, ठीक है। इन दो एरियाज को रिसेंटली जो है वो ऐड किया गया है आईएलपी के अंडर, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है, राइट। दीमापुर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की जिसको ऐड किया गया, जो कि पहले एडेड नहीं थी। नागालैंड पूरी की पूरी जो है वो आईएलपी के अंडर था, एक्सेप्ट दीमापुर, बिकॉज दीमापुर इज अ कमर्शियल हब, राइट। यहां पर स्टेट लेवल के ऑफिसेस भी होंगे, सेंट्रल लेवल के ऑफिसेस भी होंगे और प्राइवेट ऑफिसेस भी होंगे, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है वो यहाँ पर काम करने जाते हैं और मूवमेंट जो है वो चलती रहती है, ठीक है। दैट मीन्स दीमापुर जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था, बट नाउ दीमापुर इज ऑल्सो इंक्लूडेड along with Dimapur district of Nagaland was brought under the purview of ILP system in December 2019, right. Dimapur was only place in Nagaland which was not under ILP because of the district is a commercial hub and has a mixed population often referred as mini India, ठीक है। So all of the India से यहाँ पर लोग रहते हैं दीमापुर में। But pressure groups in northeast view this permit as a shield against, अब ये क्यों है परमिट, राइट, बिकॉज जो प्रेशर ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट के, वो नहीं चाहते कि उनका जो रीजन है उसकी जो कल्चरल इंटेग्रिटी है वो टूटे। वो चाहते हैं कि हमारी कल्चरल इंटेग्रिटी जो है वो बनी रहे, दैट इज वाई हमें किसी तरह का स्पेशल स्टेटस जो है वो मिलता रहे। तो एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया किसे, मणिपुर को भी। बट उससे पहले नागालैंड जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया था ही, मिजोरम प्रोटेक्टेड एरिया था, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो इस तरह का प्रोटेक्टेड एरिया था। दैट मीन्स दीज 3 स्टेट्स वर अंडर द परव्यू ऑफ आईएलपी सिस्टम। दैट मीन्स इन 3 स्टेट्स में अगर इंडियन सिटीजन एंटर करना चाहते हैं तो उनको इनर लाइन परमिट चाहिए, एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड, लेट्स से फॉर 2 वीक्स के लिए उनको इनर लाइन परमिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स वो केवल 2 वीक के लिए ही वहां पर घूम सकते हैं, राइट। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम तो थे ही, एंड नाउ मणिपुर को ऐड किया गया है और नागालैंड की दीमापुर डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया है। बट जो डिस्ट्रिक्ट्स एडेड हैं आईएलपी में उनको एक्सक्लूड किया गया है फिर सीएए से, ठीक है, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वहां से एग्जेम्प्ट किया गया है उन्हें, राइट। उसके अलावा नॉट जस्ट these 4 states but also असम एंड मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज हैं 6 शेड्यूल के अंदर जो मेंशन्ड हैं, उन्हें भी सीएए से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। दिसंबर 2019 में अब मणिपुर को ऐड किया गया आईएलपी में, तो मेघालय भी कह रहा है भैया हमें भी करो, ठीक है। Meghalaya Assembly adopted a resolution for implementing the ILP regime in the state and argued the center to include it in the ILP system. So that means next जो राज्य ऐड हो सकता है ILP में वो कौन सा है, मेघालय है, राइट। सो अगर हम मैप में देखें, सो अरुणाचल जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नागालैंड ऑलरेडी, सॉरी दिस इज पार्ट ऑफ अरुणाचल, नागालैंड वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड एक्सेप्ट दीमापुर, मणिपुर जो है वो अब इंक्लूड कर लिया गया है, एंड मिजोरम जो है वो पहले से ही इंक्लूडेड था, ठीक है। बट मेघालय डिमांड कर रहा है कि हमें भी आईएलपी के अंडर लेकर आओ, और मेघालय जो है वो पूरा का पूरा आईएलपी के अंडर आना चाहता है। बट आसाम और मेघालय के जो ट्राइबल रीजन्स हैं इंक्लूडिंग आईएलपी, ठीक है, तो सीएए का आईएलपी से क्या रिलेशन है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 विद इनर लाइन परमिट। सो इनर लाइन परमिट के अंदर कौन कौन से राज्य आ गए, अरुणाचल पहले से ही था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा नेक्स्ट नागालैंड, मिजोरम पहले से ही थे, देन मणिपुर जो है वो ऐड किया गया, राइट। और सीएए से एग्जेम्प्टेड जो है वो कौन कौन से हैं, आसाम, राइट, एंड मेघालय के ट्राइबल एरिया, राइट। सो आसाम के कौन कौन से, बोडोलैंड टेरिटरीज हो गई एक तो, और एक कार्बी एंड
सॉरी कार्बी आंगलोंग एंड देमा हासो वाले जो रीजन है, राइट, दीज टू, और मेघालय पूरा का पूरा एक्सेप्ट शिलोंग का कुछ एरिया, राइट, एंड त्रिपुरा भी ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट ऑफ त्रिपुरा, ये सभी जो है वो सिक्स्थ शेड्यूल्ड के अंदर है, राइट, एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CAA। ठीक है, सो ये चारों स्टेट तो पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है CAA से, राइट, और आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के ट्राइबल एरिया जो कि 6 शेड्यूल में मेंशन्ड है वो एग्जेम्प्टेड है CAA से। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन CAA एंड इनर लाइन परमिट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीज ट्राइबल एरियाज आर नॉट अंडर ILP। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अगर यहां पर जो 6 शेड्यूल के अंडर ट्राइबल एरिया है, those tribal areas are under ILP as well as the whole states are under ILP। ठीक है, and they are exempted from CAA also। so ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। now let us understand about what is ILP। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो ILP का लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगोल्यूशन जो है वो BEFR 1873 में पास किया। ठीक है, ये रेजोल्यूशन BEFR। सो BEFR के तहत इन्होंने जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको मान लीजिए दिस इज दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड दिस इज द प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, दिस इज द प्रोटेक्टेड एरिया। यहां पर ये बना दी ILP बना दी इन्होंने, इनर लाइन परमिट। दैट मींस जितने भी अब इंडियन सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा ब्रिटिशर्स के टाइम क्या थे, हम सब्जेक्ट्स थे, बिकॉज सोवरेनिटी जो है वो क्राउन की थी। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट्स थे, और 1950 के बाद हम क्या कहलाए, सिटीजन, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या कहा, हम सिटीजन है। सो दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कंटिन्यूड रखा है ये पॉइंट, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम का ही कानून आप कह सकते हैं, राइट। सो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, ब्रिटिशर्स की सभी पॉलिसीज किसके अराउंड सेंटर्ड है, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट। सो यहां पर ट्रेड जो है वो मोनोपोलाइज्ड रखने के लिए, इस प्रोटेक्टेड एरिया में ब्रिटिशर्स ट्रेड मोनोपोलाइज्ड रखने के लिए इंडियन सब्जेक्ट्स को एंड इंडियन सब्जेक्ट्स का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस प्रोटेक्टेड एरिया में, जो कि ILP सिस्टम के अंडर आता है। और जो भी इंडियन सब्जेक्ट एंटर करना चाहता है इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, उसको ये परमिट लेना पड़ेगा, जो कि परमिट आसानी से नहीं मिलता था ब्रिटिशर्स के टाइम में। बहुत स्क्रूटनी होती थी, चेक किया जाता था क्यों जा रहे हैं, और बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए परमिट दिया जाता था। ठीक है, दूसरा ये तो हो गया कमर्शियल इंटरेस्ट। पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है कि इस रीजन के ऊपर क्या था ब्रिटिशर्स के टाइम में, यहाँ पर चाइना, अभी भी चाइना है, और इधर जो है इंडो चाइना, दैट मीन्स फ्रेंच की टेरिटरीज थी। ठीक है, सो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट, स्ट्रेटेजिक रीजन था भी फॉर डिफेंस पर्पसेस, ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो ब्रिटिशर्स ने BEFR बनाया, और जिसके अंडर जो है वो ब्रिटिशर्स ने इनिशियली किन किन राज्यों को रखा। सो ब्रिटिशर्स ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम को, ठीक है, 1873 में ये ILP लेकर आया। और इंडियन सिटीजन को, इंडियन सिटीजन वर्ड, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो 1950 के बाद हुआ। ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, नाउ एन इमेजिनरी लाइन नोन एज इनर लाइन क्रिएटेड to divide between two communities, right, so that neither party could go beyond the line without a permit for appropriate from the appropriate authorities under section 2। कौन से रीजन में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। नाउ मणिपुर इज एडेड ऑल्सो, एंड मेघालय इज डिमांडिंग कि हमें भी दो, राइट, अंडर सेक्शन 2 ऑफ रेगोल्यूशन ऑफ 1873। ठीक है, But Indian government ने on 11 December 2020 the president signed the order extending ILP to Manipur। ठीक है, अब ये हमारे लिए 2021 2022 के करंट अफेयर से क्यों रिलेटेड है, बिकॉज दिसंबर 2022 का है ये। 11 दिसंबर 2022 में प्रेसिडेंट ने, इंडिया के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि मणिपुर को भी ऐड किया जाए, विच बिकेम द 4th स्टेट वेयर द ILP रिजीम इज एप्लीकेबल। दैट मीन्स अब मणिपुर में एंटर करने के लिए भी आपको परमिट चाहिए होगा, इंडियन सिटीजन को मूव करने के लिए परमिट चाहिए होगा। इट इज अ स्पेशल परमिट, ऑब्लिगेटरी रिक्वायर्ड बाय आउटसाइडर्स फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ कंट्री टू एंटर द नोटिफाइड स्टेट्स। व्हाट आर द नोटिफाइड स्टेट? 4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। एंड इफ यू लुक एट द मैप, राइट, आप ध्यान से देखिए, दीज आर बॉर्डर्स, ये बॉर्डर पर है ये चारों स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये बॉर्डर पर है। सो आप इंडिया के लिए भी, प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी ILP की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर है चाइना, राइट, और चाइना भी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करता रहता है इस रीजन में। एंड यहां पर क्या है, बर्मा,
जिसको म्यांमार बोलते हैं, और म्यांमार भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा आप जानते ही हैं, या अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो वी विल डिस्कस दिस अंडर इंटरनल सिक्योरिटी में। हम इसे स्टडी करते हैं कि किस तरह ये रीजन जो है वो डिस्टर्ब्ड रीजन है, या अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह के डिस्प्यूट्स जो हैं वो इस रीजन में रहे हैं, राइट। सो ये काफ़ी वनरेबल है, बट इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर इधर तो है हिमालय, राइट, देन वी हैव पूर्वांचल हिल्स, एंड दीज पूर्वांचल हिल्स सर्व एज नेचुरल बॉर्डर्स, राइट। और ये नेचुरल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बट प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो पॉलिटिकली भी बहुत वनरेबल एरिया है। दैट इज वाई इन चारों राज्यों को अगर दे दिया गया, राइट, दे दिया गया है, अगर आईएलपी रिजीम के अंडर अगर लाया गया है, तो स्ट्रेटेजिकली जो है प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना है आपको ये, राइट। सो दैट मीन्स ये कि इंटीग्रेटिव स्टडी डू नॉट ओनली इंक्लूड prelims, mains plus current affair plus interview. Integrative study also includes interdisciplinary and interdisciplinary approach. That means पॉलिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सभी टॉपिक्स को भी साथ में जोड़कर पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। नाउ ऑलराइट, इट इज इशूड बाय द कंसर्न्ड स्टेट। कौन इशू करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इशू करती है आईएलपी, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, एंड कैन बी इशूड फॉर ट्रेवल पर्पसेस ओनली, सोलली ट्रेवल पर्पस। आप वहां पर जाके बस नहीं सकते, केवल अगर आप घूमना जाना चाहते हैं तो ट्रेवलिंग के लिए आप जो है आपको एक फोर्टनाइट के लिए यानी 14 डेज के लिए आईएलपी इशू किया जा सकता है इंडियन सिटीजन को, राइट। बट आप कहेंगे सर अगर फॉरेनर्स मूव करना चाहते हैं, तो फॉरेनर्स अगर मतलब ट्रेवल करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है? तो फॉरेनर्स के लिए है पाप। उनको लगता है पाप इज PAP is protected area permit, right, to visit tourist places which are different from ILPs needed by domestic tourists, right. So domestic tourist को चाहिए ILP और foreign tourist को चाहिए, domestic tourist needed ILP, foreign tourist need PAP to enter into these protected areas or travel into these protected areas, right. Under Foreigners Protected Areas Order 1958, all areas falling between inner line as defined in the said order and the international border of state have been declared as protected area. So not just the ILP या जो inner line है, ठीक है, जो inner line है, this is the inner line, ये जो borders हैं, this is the inner line, इस inner line के बाद protected area है, right, but also the international borders, these international borders are also protected area, जहां पर जाने के लिए आपको special permits की जरूरत है, ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, अ फॉरेन नेशनल इज नॉर्मली नॉट अलाउड टू विजिट अ प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट देयर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस टू जस्टिफाई सच अ विजिट। सो फॉरेन ट्रैवलर्स आर नॉट, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था जब हम सिटीजन्स नॉन सिटीजन डिस्कस कर रहे थे ना, जब हम डिस्कस कर रहे थे एलियंस, फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस, तो मैंने आपको क्या बताया था राइट्स के बारे में कि सिटीजन हैव ऑल द पॉलिटिकल, है ना, सिटीजन के पास क्या है? ऑल द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, राइट, बट फॉर फॉरेनर्स और फॉर नॉन सिटीजन दे हैव रिस्ट्रिक्टेड or limited, right, they have limited or restricted depending upon their status, whether they are friendly alien or enemy alien, whether they are legal migrants or illegal migrants, whether they are refugees with asylum or without asylum, their rights will be limited or restricted. They will not get all the rights, all the political and physical right, political and civil rights will only be provided to the citizen of India, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है आपको, राइट। अब देखते हैं मर्जर कब कब हुआ मणिपुर का इंडिया के साथ। सो ये थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस के फैक्ट्स हैं। सो 15 अगस्त 1947 से पहले पीसफुल नेगोशिएशंस हुए जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाया गया इंडियन प्रिंसली स्टेट से, राइट, और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ऐड किया गया द सेड इंडियन यूनियन में, राइट। बट मणिपुर की कहानी थोड़ी अलग है। महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह signed instrument of accession with Indian government on the assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained, ठीक है। बोधा चंद्र साहब को क्या कहा गया कि आप साइन कर दीजिए
राइट आप इंडियन यूनियन का हिस्सा हैं बट आपको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाती है, दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। बट 1948 में क्या हुआ, 1948 में प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के चलते इलेक्शंस जो है वो रखे गए जून 1948 में, और स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया, महाराजा को प्रेशर में आना पड़ा, राइट। बट फिर महाराजा क्या चाह रहे थे, महाराजा चाहते थे कि ऑटोनॉमी बनी रहे, राइट। प्रेशर ग्रुप्स क्या चाहते हैं, कई सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि अलग देश बने, कई कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स चाहते थे कि इंडियन यूनियन में तो जुड़े बट अपनी कंडीशंस पर, दैट मीन्स हम जो हैं वो एक मतलब काफी हद तक एक ऑटोनॉमी जो है वो हम पा सके, राइट। ऐसे में फाइनली मणिपुर वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंच अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ध्यान रखिएगा आप, 1950 में पहली बार जो है वो इलेक्शंस हुए हैं, वो जो भी जनरल इलेक्शंस हुए थे वो पूरे इंडिया में हुए थे, बट मणिपुर में पहली बार इलेक्शन हुआ है इंडिया में, राइट। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बट कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, बिकॉज एट दिस टाइम इन 1948 इंडिया वाज अ डोमिनियन, इंडिया वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। ध्यान रखना है, दो अलग अलग फंडे हो जाते हैं यहां पर। The government of India succeeded in pressuring the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the popularly elected legislative assembly of the Manipur. अब legislative assembly है मणिपुर में, राइट। अब महाराजा ऑफ मणिपुर के साथ भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवा लिया और पूरा का पूरा मणिपुर जो है वो इंडिया में जोड़ लिया। और जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि एक रिलेटिव जो है वो ऑटोनॉमी हमारे पास बनी रहे। कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। ऑन 21st जनवरी 1972 मणिपुर along with मेघालय and Tripura became full-fledged states under the Northeastern Region Reorganization Act of 1971, right. We will not go into the details of these reorganization because we discuss these reorganization under post independence, as well as हमने जब सिटीजनशिप स्टडी किया था इंडियन पॉलिटी में, तो वहां पर भी हमने नॉट सिटीजनशिप बट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जब पहला हमने पार्ट स्टडी किया था, वहां पर हमने ये सब डिटेल में देखा ही था, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट्स अ ग्राउंड फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। सो आई होप ILP आपको समझ आया होगा। नाउ द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन अ PIL petition challenging the constitutional validity of a provision that Contempts of Courts Act 1971 that makes scandalizing or trends to scandalizing courts as a ground for contempt, right? So this is a tussle between, tussle तो कहना सही नहीं रहेगा, बट कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो नोटिस हुआ है यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। किस बेसिस पर, PIL एक पिटीशन आई है उस बेसिस पर, राइट, जिस पर चैलेंज किया गया है यूनियन गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया गया है जिसमें चैलेंज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, किसकी, एक एक्ट के, राइट। किस एक्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। तो क्या ऐसा हाई कोर्ट कर सकती है, तो यस, जुडिशरी ऐसा कर सकती है, बिकॉज जुडिशरी इज इनफैक्ट द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, और एनी अदर लॉज, नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, राइट। चाहे वो स्टैट्यूट हो या किसी भी तरह का ऑर्डिनरी लॉ हो, उसे इंटरप्रेट करने की अथॉरिटी जुडिशरी के पास है, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने वही किया। एक PIL, एक किसी जो है वो कंसर्न्ड सिटीजन ने कोई एक PIL जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में डाली, और PIL में ये लिखा है कि जनाब जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, राइट, जो कि कहता है कि स्कैंडलाइजिंग और टेंड्स टू स्कैंडलाइजिंग कोर्ट, यानी कि आप अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, राइट, जो कि स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को, इन दैट केस यू कैन बी, और दैट पार्टी कैन बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इन दैट केस दैट पार्टी, और हो सकता है इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी पनिश्ड, राइट। सो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है वो चैलेंज किया इस PIL ने, राइट, और वो नोटिस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया, किसने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, कि भैया ऐसा ऐसा चैलेंज जो है वो आया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यों चैलेंज दिया गया। Now public interest litigation PIL stands for a legal action taken by public spirited person in order to protect public interest. So that means अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि सरकार की किसी भी नीति में कोई भी समस्या आपको नजर आती है, किसी भी कानून में कोई भी समस्या आपको नजर आती है, तो आप हमारी जुडिशरी के पास जाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो डाल सकते हैं, जिसको कंसीडर करती है हमारी जुडिशरी, राइट, और फिर
दे लुक इनटू द मैटर कि क्या आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, की पॉइंट्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये कंटेम्प्ट क्यों, राइट, 1971 का जो एक्ट है, व्हाट आर दी ग्राउंड्स फॉर कंटेम्प्ट। ठीक है, कि किन केसेस में माना जाएगा कि आपने कोर्ट को कंटेम्प्ट किया है, राइट, निंदा की है, केवल निंदा करना नहीं, कंटेम्प्ट किया है आपने। कंटेम्प्ट इज द पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन मैजेस्टी एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज हमारा जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमने सेपरेशन ऑफ पावर दी है, चेक एंड बैलेंसेस की डॉक्ट्रिन जो है वो अडॉप्ट की है, जिसका मतलब ये है, और जुडिशरी को क्या बनाया हमने, जुडिशरी को इंटरप्रेटर बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट मीन्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने जुडिशरी के ऊपर दी है, एंड जुडिशरी ने टाइम एंड अगेन डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स के माध्यम से जुडिशियल एक्टिविज्म किया भी है, जिसके तहत उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की भी है हमारी गवर्नमेंट मशीनरी में, राइट। सो दैट मीन्स जुडिशरी की भी एक मैजेस्टी है ना, मैजेस्टिक है जुडिशरी, और उसकी वो मैजेस्टी बनी रहनी चाहिए। उसके लिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक्ट मौजूद है, जो कि मैजेस्टी या रिस्पेक्ट जो है वो जुडिशरी की बनाए रखता है। ठीक है, द पावर इज रेगुलेटेड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में पावर को रेगुलेट किया गया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, राइट। यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, बट ज्यादा उस पर कर्ब या उस पर कंट्रोल जो है वो नहीं लाया गया, बिकॉज इन ब्रिटिशर्स के टाइम में कोर्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल थी, स्पेशली अगर मैटर जो है वो किसी इंडियन का है, राइट। द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमने टाइम एंड अगेन देखा इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज में कि कई सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में डिफाइंड नहीं है, जैसे कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। उसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी डिफाइन नहीं किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसे डिफाइन नहीं किया गया, राइट, बट इट इज प्रेजेंट देयर। सिमिलरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, क्या करने पर कंटेम्प्ट हुआ कोर्ट का, या क्या करने पर आपने कोर्ट की मैजेस्टी या कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया, या कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया, या जुडिशरी या जो हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसे डिसरिस्पेक्ट किया, ये डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। कैसे आपने डिसरिस्पेक्ट किया। However, Article 129 of the Constitution conferred on the Supreme Court the power to punish contempt for it of itself. बताया नहीं गया है कि what is contempt, but Supreme Court have the power to punish that individual or organization जिसको सुप्रीम कोर्ट डीम फिट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जिसे मानती है कि ये कंटेम्प्ट में है, राइट। आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट्स के लिए सेम पावर देता है ना। The Contempt of Courts Act 1971 defines both civil and criminal contempt. दोनों तरह के कंटेम्प्ट है। सिविल कंटेम्प्ट क्या है, रेफर्स टू विलफुल डिसोबीडियंस, अगर आप जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते हैं, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट, राइट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है अगर आप स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं कोर्ट को, या अगर आप कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो मतलब कहने का मतलब जस्टिस का जो भी प्रोसीजर है, अगर आप उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, कोर्ट में अगर आपको हथकड़ी पहनाई जा रही है, अगर आप हथकड़ी खोलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए आपने कागज वागज जो है वो फाड़ दिए, राइट, या मान लीजिए आप जो है वो सजा मानने को तैयार नहीं है, किसी और को आप हेल्प कर रहे हैं लीगल तरीके से सजा से बाहर निकालने के लिए, जो भी कर रहे हैं आप जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, दैट इज अंडर क्रिमिनल पार्ट, राइट। उसके अलावा सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट फेयर, अब देखिएगा ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब किसी भी एक्ट को कंटेम्प्ट जो है वो मान लिया जाएगा। अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की मतलब जो भी जजमेंट मिली है उसका अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म करते हैं या कोई भी फेयर कमेंट करते हैं, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑन द मेरिट्स ऑफ अ finally decided case would not amount to the contempt, but the determination, but कौन बताएगा, because contempt is not defined, right। तो ऐसे में जब भी कोई चीज डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में, तो ऐसे में कौन इंटरप्रेटर बन जाता है, इंटरप्रेटर बन जाती है जुडिशरी। तो जुडिशरी बताएगी, राइट, दैट मीन्स जजेस बताएंगे कि क्या फेयर है।
तो कई बार क्या होता है, अब इसका मिसयूज कैसे होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा मिली और वो व्यक्ति जो है वो बहुत ठोस तरीके से मानता है कि वो इनोसेंट है, हो सकता है कि वो इनोसेंट हो भी, बट मान लीजिए कि किसी हो सकता है कि किसी तरह उसको गलत जो है वो वर्डिक्ट मिली या गलत जजमेंट उसको लगा, एंड वो व्यक्ति जो है वो फ्रस्ट्रेशन में चीखने चिल्लाने लगा, और हो सकता है कि वो उसने जज के ऊपर पर्सनल कमेंट्स करने शुरू कर दिए। ठीक है, नाउ दैट इट इज ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ दैट जज की उस पर्सनल कमेंट को इंटरप्रेट करना है एज अ फेयर क्रिटिसिज्म, फेयर कमेंट और एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड दिस इज हाउ जुडिशरी में मिसयूज होता है इस एक्ट का, और इसीलिए वो पीआईएल डाली गई कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमने डिफाइन नहीं किया है या इसका जो मिसयूज होता है वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स उठाने चाहिए। किस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स? इनफैक्ट हमें लेजिस्लेशन लाना चाहिए नया जो कि रिस्ट्रिक्ट करे मिसयूज ऑफ दिस एक्ट, राइट। दैट मींस जो जजेस हैं वो अपनी पर्सनल मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट का यूज कर रहे हैं, ना कि जुडिशरी को। समझ रहे हैं? जजेस एंड जुडिशरी, जजेस एंड आवर होल लॉ सिस्टम आर टू डिफरेंट थिंग। जजेस जो हैं वो पर्सनली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का यूज करते हैं, जबकि ये होना चाहिए जुडिशरी के लिए। ठीक है, द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2006 टू इंक्लूड द डिफेंस ऑफ ट्रुथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन। आइए देखते हैं। इंप्लाइंग दैट कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इंप्लाइंग दैट द कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस। ठीक है, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सो देखिए, मोटी मोटी बात यह है, 2006 में ये बात ऐड की गई कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात बोली जा रही है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भी क्रिटिसिज्म कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर बात जा रही है तो कोर्ट विल अलाउ दैट। ठीक है, सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो है, यानी कि थोड़ा सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को लीनियन करने की कोशिश की गई, बट स्टिल मिसयूज बड़े लेवल पर इसका हो रहा है, राइट। अब पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज सी सब क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट वायलेट्स द राइट टू फ्री स्पीच। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीडम है फ्री स्पीच की, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर हैं, बट ये सेक्शन जो है वो आउटराइट वायलेट कर रहा है, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कहता है पिटिशनर, राइट। Guaranteed under Article 19(1) subclause A and does not amount to a reasonable restriction under Article 19(2). Right? It is not reasonable restriction. ठीक है, 19(2) के अंडर मेंशन नहीं है, so that means आउटराइट क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, पहली चीज। सो आप लोगों को ध्यान ही होगा, आर्टिकल 13 हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 13 में, कि अगर कोई भी आर्टिकल या कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, राइट। सो इन दैट केस अगर द सेक्शन 2 क्लॉज सी सब क्लॉज 1 इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स इस पूरे एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करके सर्टेन पार्ट जैसे कि इस सेक्शन को जो है वो ओमिट किया जा सकता है या वॉइड किया जा सकता है इस एक्ट के, राइट। बट ऐसा करना सही नहीं रहेगा, रादर बेटर क्या रहेगा, हम कुछ चेंजेस लेकर आए, अमेंडमेंट लेकर आए। Though the petitioner have not challenged the constitutional validity of section 2C 2 clause C subclause 2nd and section 2 clause C subclause 3rd of the act, they have contended the rules and guidelines must be framed defining the process that superior courts must employ while taking criminal contempt action, keeping in mind principles of natural justice. So ये दोनों clauses sections क्या बोलते हैं कि जो PONJ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसके मैंने आपको 4-5 पॉइंट जो हैं वो बताए थे, राइट। आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे व्हाट आर दोज PONJs। ठीक है, तो PONJs को वायलेट नहीं करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। सो अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने PONJ डिटेल में समझाया था। I want you guys to analyze those PONJs in the comments, right? In the contempt jurisdiction, the petitioner have contended the judges may often be seen to be acting in their own cause, thus violating the principles of natural justice and adversely affecting the public confidence they seek to preserve through
प्रोसीडिंग। ठीक है, सो जजेस जो हैं वो अपने पर्सनल वेंडेटा, नॉट जस्ट वेंडेटा बट अपना पर्सनल जो भी उनका कॉज है, जो भी इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करने के लिए इस एक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पीओएनजे के अगेंस्ट जा रहा है, राइट। पीओएनजे के अगेंस्ट क्या, किस तरह जा रहा है पीओएनजे के अगेंस्ट? बिकॉज पीओएनजे जो है वो टाइम एंड अगेन बोलता है, राइट, कि जिस व्यक्ति पर आरोप हो, राइट, जो भी एक्यूज्ड हो वही सजा दे, ये सही नहीं है, राइट। दैट मीन्स मान लीजिए अगर किसी भी जज पर जो है वो एक्यूज किया गया, जज को मान लीजिए किसी भी जज को बोला गया कि आपने जो है वो ये गलत काम किया है, राइट, या गलत आपने जो है वो वर्डिक्ट दी है। अब उसी व्यक्ति के हाथ में है कि वो बोले कि हाँ गलत हुआ है या नहीं बोला है, नहीं कि नहीं गलत किया है, राइट। तो वो कैसे जो है वो अपने आप को इंक्रिमिनेट करेगा? वो पीओएनजे के अगेंस्ट चला गया, राइट। उसके अलावा जो भी सभी पॉइंट्स है पीओएनजे के, आप मुझे कमेंट्स में मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, अब इशू कैसे हाईलाइट होता है, क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पर? सबसे पहले तो सब्जेक्टिविटी है ना, बहुत सब्जेक्टिव टर्म है क्योंकि डिफाइंड नहीं है। स्कैंडलाइजिंग ऑफ, कैसे स्कैंडलाइज हुआ कोर्ट, क्या कॉन्टेम्प्ट है, ये डिफाइंड नहीं है, राइट। द वर्ड स्कैंडलाइजिंग इज सब्जेक्टिव and depends on the perception of concerned person. As long as words scandalizing the court are present in the statute book, it will be susceptible to arbitrary exercise of power. तो सबसे पहले तो सब्जेक्टिविटी, राइट, अपनी मन मर्जी से कैसे भी यूज कर सकते हैं, राइट। वन ऑफ द डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स इन द प्रोपेंसिटी ऑफ द कोर्ट टू ट्रीट पर्सनल अटैक्स ऑन देयर कैरेक्टर एज कंटेम्प्ट। मान लीजिए किसी जज के कैरेक्टर पर जो है वो किसी ने सवाल उठा दिया, तो उसे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। रादर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जुडिशरी के, या जो पूरा प्रोसेस है जुडिशरी का, उसके प्रति अगर कंटेम्प्ट हुआ है तब जाकर जो ये एक्ट के तहत जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट। इट इज ऑफन फॉरगॉटन दैट द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट not meant for protecting the judges but it is for protection of institution of the judiciary, right। जुडिशरी के प्रोटेक्शन के लिए है, not the judges, right। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर वायलेशन हो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। स्ट्रॉन्ग जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, मानते हैं हम, राइट, बट एट व्हाट कॉस्ट? ठीक है, हमारा भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी जो है वो हमारे लिए जरूरी है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनली काम करनी चाहिए, राइट, जो कि सिक्योर करे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द मासेस एंड अपहोल्ड देयर फंडामेंटल राइट्स, जो कि मेंशन्ड है प्रीएम्बल एंड पार्ट 3, पार्ट 4, इन सभी में मेंशन्ड है सब चीजें। ठीक है, कि किस तरह स्टेट को भी काम करना चाहिए और क्या क्या राइट्स जो है वो सिटीजन को भी हैं, राइट। दोनों जो है वो, दोनों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो प्रीएम्बल में बताया गया है, राइट। इफ द जुडिशरी इज नॉट फंक्शनिंग keeping in mind these objectives, an individual should have the freedom to point out the same and it cannot be said to be criminal contempt. So that means ये तो क्या हो गया, बनाना रिपब्लिक हो गई ना। ठीक है, that means अगर आप जो है वो कोई, अगर मान लीजिए जुडिशरी इन तीनों बातों को ध्यान में नहीं रख रही है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, अगर इन तीनों टाइप ऑफ जस्टिस को ध्यान में नहीं रख रही है, राइट, फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रही है जुडिशरी इटसेल्फ, या अगर फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट कर रहा है, कौन? मान लीजिए एग्जीक्यूटिव वायलेट कर रहा है या लेजिस्लेचर वायलेट कर रहा है, जुडिशरी ऐसे में कुछ नहीं कर रही है, और अगर कोई व्यक्ति कमेंट करता है फिर जुडिशरी के प्रति, राइट, जुडिशरी के एजेंट्स कौन है? जजेस है ना। ठीक है, तो जो आम जनता है उसको ये थोड़ी पता कि मुझे जज को बोलना है कि जुडिशरी को बोलना है। वो व्यक्ति सीधा जज को बोल देता है कि तुमने किया ऐसा, और जज उसे पर्सनल इंसल्ट मान लेते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रख लेते हैं। जबकि मैटर का रूट क्या है कि अगर इस तरह का कोई भी वायलेशन हो रहा है, राइट, जो नेचुरल राइट्स हैं सिटीजन के, या जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के, अगर उनका वायलेशन हो रहा है और अगर जुडिशरी ऐसे में कुछ नहीं कर रही, और अगर फिर हम या कोई भी इंडिविजुअल जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको कंटेम्प्ट में कैसे रख सकते हैं आप? ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल राइट। अब ये स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने कहां से उठाया? हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया रहा, हमारी कॉलोनियल लेगेसी हम जानते हैं। बट यूनाइटेड किंगडम ने 2013 में ये लॉ जो है वो हटा दी है, स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो उन्होंने क्या दिया है? इंपॉर्टेंस दी है, राइट। बट हमने अभी तक नहीं हटाया। हमने इस तरह के बहुत सारे ड्रैकोनियन कानून जो हैं वो रखे हुए हैं,
जो कि टाइम एंड अगेन कर्ब करते हैं हमारी लिबर्टी को, ठीक है, हमारी फ्रीडम को, या कर सकते हैं, ठीक है। One of the reason why UK repealed scandalizing judiciary as ground for contempt to allow constructive criticism is necessary in a democratic republic. अगर सिटीजन क्रिटिसाइज नहीं करेगा अपने लीडर्स को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, तो कैसे चलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भाई? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। रिपब्लिक का मतलब क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट इज अ चोजन वन, राइट, इलेक्टेड पर्सन है। सो दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, जनता की है गवर्नमेंट, राइट, फॉर द पीपल है। और अगर जनता अपने में से ही किसी व्यक्ति को अगर क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वो कंटेम्प्ट क्यों कहलाएगा, राइट? हाँ, अगर समझ रहे हैं वो फेयर है या नहीं है, वो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो ऑन द जजेस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी के हाथ में है ना। Does not recognize one of the basic principles of natural justice, that means no man shall be a judge in his own cause। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस पर जो एक्यूज्ड हो वो जज ना हो। ये तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर पीओएनजे ये तो वायलेट हो ही रहा है, बट रेस्ट ऑफ द पीओएनजेस जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे और कौन कौन से हमने पढ़े थे, ठीक है। एटलीस्ट मुझे 5 जो है वो, मैंने आपको 6 बताए थे, छठा ये है, आप मुझे रिमेनिंग 5 जो है वो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। Thus, in contempt proceedings, the court arrogates to itself the power of a judge, jury, and executioner, which often leads to preserve outcomes। ठीक है, जब अगर मान लीजिए जज पे ही किसी पे आरोप लगा है, तो वही जज अब अपने आरोपों पर खुद पर ही सजा देने जा रहा है, तो वो कैसे खुद को जो है वो इंक्रिमिनेट करेगा? ठीक है, नहीं करेगा वो, राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम जिसके लिए हमें लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या सजेशंस आप यहां पर दे सकते हैं, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस देयर अपॉन हैव टू बी मिनिमल। इनफैक्ट जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किस तरह होने चाहिए? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होने चाहिए केवल। इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो सिटीजन हैं उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होनी चाहिए बोलने की, राइट, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम से कम होने चाहिए, मिनिमल होने चाहिए। द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन इम्पोज ओनली सच रिस्ट्रिक्शंस एज आर नीडेड टू सस्टेन द लेजिटिमेसी ऑफ द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, है ना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो लॉज है उनको तभी यूज करें जब एक्सट्रीम, मतलब जब लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की बात आ जाए, राइट, जब जुडिशियल इंस्टीट्यूशन लेजिट है या नहीं, है ना। ऐसे नहीं कि कोई अगर कमेंट कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है जजमेंट को, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रखा और धरा और जेल में डाला, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। द लॉ नीड टू प्रोटेक्ट द लॉ नीड नॉट टू प्रोटेक्ट द जजेस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बट जजेस जो है वो अपने लिए यूज करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, a contempt notice issued without proper scrutiny could cause great hardship to people who are engaged in public life, right। that means सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो जाता है ना, और वो व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे है, तो अब तो उसकी गवर्नमेंट जॉब पर खतरा आ गया, हो सकता है सस्पेंड हो जाए, हो सकता है टर्मिनेट कर दिया जाए, या मान लीजिए किसी और अफेयर में भी है ना, किसी और सेक्टर ऑफ जॉब में भी है, या मान लीजिए जो भी उसकी पब्लिक लाइफ है वो तो इंडेंजर हो सकती है ना, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, हमारे दिमाग में मन में बैठा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जेल चला गया तो उसकी तो सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, क्रिमिनल का टैग लगा देती है हमारी सोसाइटी उसके ऊपर, सब कट लेते हैं उससे, राइट। In contemporary times, it is more important that courts are seen to be concerned about accountability and allegations are squashed by impartial probes rather than threats of contempt action and processes are transparent। देखिए सिंपल सी बात है, क्या जरूरी है हमारे लिए? मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया तो लोग घबराते हैं कि उस डिसीजन को क्रिटिसाइज कैसे करें, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेल ना भेज दें, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज करता भी है तो फिर उस जो भी क्रिटिसिज्म किया गया है उसकी जांच हो, कोई इंडिपेंडेंट कमेटी बिठाई जाए, राइट, कोई प्रोबिंग कमेटी बिठाई जाए जो कि जुडिशरी से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर
जांच करे उस पूरे एलिगेशन की और उस मामले को एक बार अच्छे से स्क्रूटनाइज करे, राइट। ये नहीं कि आर्बिट्री जो है वो एक्ट है, अपने पास शक्ति है जजेस के पास और उसको यूज करो, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो क्या होगा, जनता का जो एकमात्र भरोसा है गवर्नमेंट के एकमात्र इंस्टीट्यूशन पर, दैट इज, या ज्यादा भरोसा है, दैट इज जुडिशरी, वो जुडिशरी से भी भरोसा उठ जाएगा जनता का, फिर कहाँ जाएगा आम सिटीजन, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ दी कह सकते हैं आपकी कुछ जो है वो सजेशंस हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ILP के बारे में पढ़ा, इनर लाइन परमिट क्या है, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 से रिलेटेड कुछ हमने डिस्कशन किया, राइट। सो आपके पास पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो है वो दोनों पॉइंट होने चाहिए, राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत क्यों है, ऐसा नहीं कि इस एक्ट की जरूरत नहीं है, इस एक्ट की जरूरत है हमें, ताकि हम अपने हमारी जुडिशरी की मैजेस्टी और उसकी रिस्पेक्ट को बनाए रखें। ऐसा ना हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग जो है वो खुलकर कुछ भी ऐसा बोलें जो कि अंडरमाइन करे हमारी जुडिशरी की अथॉरिटी को, रिस्पेक्ट उसकी घटाए हमारे जनता में या हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो हमें इस तरह के एक्ट की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में मतलब लोग बोल देते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे पास सब मतलब बड़े बड़े जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें आकर खुलकर लोग कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। सो जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है कि जुडिशरी की प्रोटेक्शन नहीं है ज़रूरी, बट जजेस की प्रोटेक्शन क्यों है ना, जजेस एंड जुडिशरी आर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। दो यस जजेस आर एजेंट्स ऑफ जुडिशरी, राइट, बट जो पर्सनल कॉजेस के लिए यूज करेगा एक्ट्स का वो सही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन द टुमारो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट जुडिशियल रिव्यू, जिसे अभी आपने देखा जुडिशियल रिव्यू वाला जो पॉइंट है वो अगले सेशन में हम शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, राइट। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, मेक श्योर दैट यू अनरोल बाय यूजिंग माई कोड VCUPSC, एंड मेक श्योर कि आप जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े, दैट इज Chauhan_Sir_CSC, ऑलराइट। सो लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।